फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप आप लोग अच्छे हों और अपनी पढ़ाई जम के कर रहे हो। भाई अब तो बोर्ड के लिए समय आपका बहुत ही कम बचता चला जा रहा है। दिन प्रतिदिन आपका टाइम चला जा रहा है। तो देखिए, कभी आप ये मत, जैसे मान लीजिए आपकी स्टडी छूट रही है तो कभी ये सोच के उदास मत हो जाइएगा कि मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता। कभी भी आप अपने मन में नेगेटिव थॉट तो लाइएगा ही मत। आप बस यही सोच के पढ़िए, मैं जो पढ़ रहा हूँ मेरे पास मतलब स्टोर होता जा रहा है, और आप पढ़ते रहिए। क्योंकि अगर आप एक बार ये सोच लिए ना कि मुझसे नहीं हो रहा है, तो आप 1-2 हफ्ते ऐसे ही पूरा वेस्ट कर देंगे ये सारा तय करने में कि मेरा सब कुछ खराब जा रहा है। बस आप अपनी मेहनत करते रहिए और अंत तक लड़ते रहिए, जीत आपकी निश्चित होगी ही। तो आज देखिए, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इंट्रोडक्शन देखा था कि भाई होता क्या है, इसमें हम किसे क्या बोलते हैं। हमने देख लिया, हमने सेंट्रल एटम से परिचित हो गए, हम लिगेंड से परिचित हो गए, और यही दो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तीसरा हमारा आ जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसे हमने देख लिया है, और वर्नर सिद्धांत के अनुसार हमने प्राथमिक द्वितीयक संयोजकता क्या होती है उसे भी हमने डिफाइन कर लिया, संरचना द्वारा भी हमने देख लिया। तो आज का लेक्चर बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे IUPAC, और ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है कि आपको कोऑर्डिनेशन नंबर से IUPAC नामकरण ना पूछा जाए। कोई भी ईयर्स ऐसा नहीं गया है बोर्ड में। हमेशा आपको 1 या 2 जरूर इससे मिल सकता है कि इस कंपाउंड का नाम क्या होगा। तो भाई ये अब देखिए, हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज इकट्ठा कर रहे हैं, तो ये तो बेहद इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आना तय है। तो इसके लिए आपको पूरा लेक्चर एंड तक देखना है, क्योंकि हमें इसमें एक स्टार्ट करेंगे बेसिक से, और जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आप नामकरण नहीं कर सकते। जैसे कि 10th में अनिवार्य रहता है कि जो भी ऑर्गेनिक के होंगे उससे जरूर 1-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। वैसे ही बोर्ड में, क्लास 12th के बोर्ड में ये इंपॉर्टेंट है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपके पास आए। तो आइए हम देखते हैं कि इसका नामकरण का सबसे पहले हम नियम देखेंगे, फिर उसके बाद हम अपना काम करेंगे। तो हमें करना है IUPAC नामकरण। तो अगर आप भूले नहीं हो 10th में का या 12th में का जो भी हो, तो नाम का फुल फॉर्म याद होगा आपका IUPAC का, कि ये एक पद्धति है जिसके अंतर्गत जो भी केमिस्ट्री के रूल्स जो भी आपको डिफाइन करता है, कि मान लीजिए ये जो थियरीज है इसमें कुछ चेंज करना है, तो वो इसी के तहत होता है। जैसे नॉमेनक्लेचर के लिए पद्धति बनाई जाती है, वैसे ही ऑर्गेनिक के लिए, मतलब ऑर्गेनिक या केमिस्ट्री के लिए ये संस्था बनाई गई है, जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री। तो अब देखिए, हम देखते हैं कि नामकरण कैसे किया जाता है। तो सबसे पहला हमारा काम होगा देखने का नियम। भाई हम नियम तो देख लें। तो देखिए, यहां से आपके पास 3 प्रकार के कंपाउंड मिल सकते हैं। तो आपको एक सूत्र याद रखना है। अब सूत्र क्या है? तो सूत्र याद है कि सबसे पहले आपको धनायन का नामकरण, उसके बाद लिगेंड का नामकरण, प्लस उसके बाद आपको करना होगा केंद्रीय धातु परमाणु, और उसके आगे यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्लस, यहाँ से मतलब जो भी संयोजकता उसको आपको ब्रैकेट में लिखना होगा। और उसके बाद अगर कोऑर्डिनेशन स्पेयर्स के बाहर कोई ऋणायन वाला आयन है तो उसको हम रख लेंगे ऋणायन आयन। ये होगी आपके पास लिखने के लिए मतलब रूल्स, इस हिसाब से आपको लिखना है। अगर कंपाउंड कोई दिया है तो आप देखेंगे सबसे पहले अगर उसके बाहर कोई धनात्मक आयन है तो सबसे पहले उस धनात्मक आयन का नाम करेंगे,
फिर घुसेंगे आप कोऑर्डिनेशन स्पीयर्स में, तो उसमें आप लिगेंड का नामकरण करेंगे, फिर सेंट्रल मेटल एटम्स का नाम करेंगे, फिर उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम की संयोजकता वही ब्रैकेट में, छोटे वाले ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर उसके बाद स्पीयर बंद हो गया और उसके बाहर कोई भी आयनिक लिगेंड है तो ऋण आयन वाला है तो उसे हम सबसे लास्ट में लिखेंगे। ये था आपके पास नियम। अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। उसके पहले एक और चीज करनी है आपको कि लिगेंड के नामकरण में भी भाई बहुत नियम लागू होते हैं, क्योंकि लिगेंड एक प्रकार का होता नहीं है। लिगेंड आप देखिए 3 प्रकार के लिगेंड पाए जाते हैं, उदासीन, ऋणात्मक और है धनात्मक। और कुछ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उनका नाम हमने यहाँ पे लिख दिया है। देखिए नाम वही होते हैं, कुछ इसमें जो लगाना है वो देखिए। उदासीन है तो यहाँ पे हम कार्बोनिल, CO को हम कार्बोनिल बोलते हैं। जल आ गया तो उसको एक्वा लिखिएगा, अमोनिया आ गया तो उसे हम एमीन लिखेंगे, NO आ गया तो उसे हम नाइट्रोसील लिखेंगे। ये आपका उदासीन का नामकरण है। और ये 4 अगर आपको आते हैं तो यही 4 बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी में से कोई ना कोई उदासीन लिगेंड के रूप में हो सकता है। दूसरा हमारा आता है ऋणात्मक लिगेंड। तो ऋणात्मक लिगेंड अगर वो कोऑर्डिनेशन स्पीयर्स के अंदर है तो आपको जो भी, जैसे क्लोरीन हम लिखते हैं तो आपको ओ लगाना होगा। यहाँ पे ऋणात्मक लिगेंड में सफिक्स के रूप में आपको ओ जोड़ना होगा। यहाँ से सभी में ओ, जैसे क्लोरिडो, ब्रोमाइडो, हाइड्रोक्सीडो, नाइट्राइटो, साइनो, ऐसे आपको सभी में क्या जोड़ना है? ओ जोड़ना है, जितने भी नाम होते हैं। एमीन को हम क्या लिखेंगे? एमिडो। तो आपको लास्ट में सफिक्स के रूप में ओ जोड़ देना है। फिर धनात्मक का कुछ नाम यहाँ पे दिया है, जैसे NO2 है तो उसको हम नाइट्रोसोनियम बोलेंगे। ईएम हम जोड़ देंगे, यहाँ पे जो सफिक्स होगा, सफिक्स ये हम जोड़ेंगे लास्ट में। ईएम जोड़ देंगे, नाइट्रोसोनियम और फिर हाइड्रोजीनियम। इस प्रकार से हम यहाँ पे जुड़ते चले जाएंगे जो भी हमारे पास धनात्मक आएंगे। तो भाई ये सारे नियम पढ़ के अभी भी आपके पल्ले कुछ पढ़ नहीं होगा जब तक हम भी मतलब प्रैक्टिस नहीं करेंगे। और देखिए प्रैक्टिस जो होती है ना, उससे बड़ा हथियार सफलता का कोई भी नहीं हो सकता है। अगर आप किसी काम को प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेली उस वर्क को कर रहे हैं, तो कोई कितना भी बलशाली आ जाए ना, जो उस काम को किया ना, वो आपको हरा नहीं सकता। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि एक पहलवान होता है, वो नींबू को निचोड़ देता है, ऐसे कंपटीशन रखा जाता है। फिर वो कहता है कि किसी में पावर है तो इस नींबू में से एक बूंद पानी, मतलब एक बूंद रस निकाल के दिखाए। अब भाई पहलवान है, उसके पास बहुत सारा पावर है, तो नींबू को तो ऐसे निचोड़ देगा ना पूरा का पूरा बल लगा के। फिर एक दुबला पतला आदमी उठता है, जिसे देख के सभी लोग पहले हंसते हैं कि अब ये चले हैं कंपटीशन को जीतने। जब पहलवान है, मतलब बाकी सभी कोई पहलवान को देख के कोई जा नहीं रहा है कि भाई उसमें रस्सी नहीं होगा, वो दुबला पतला इंसान उठता है और जाके नींबू लेता है और उसमें से 2-3 बूंद निकाल देता है। सभी देख के आश्चर्यचकित रह जाते हैं। फिर उससे पूछा जाता है, भाई तुम ये किए कैसे? तो कहता है, अरे ये मेरे लिए तो बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि मैं रोज वही बनाता हूँ, नींबू रस पानी बेचता हूँ, सिकंजी का ठेला चलाता हूँ, तो मैं निकाल सकता हूँ। तो यही है ना, जो सिकंजी का ठेला चलाता है भाई, इसके पास प्रैक्टिस होती है, नींबू में से ना रस रहे तब भी निकाल सकता है वो। तो यही होता है प्रैक्टिस का कमाल। तो अभी हमने ये सारे नियम देखे, लेकिन हमारे बेसे में कुछ भी नहीं घुस रहा भाई, मुझे भी नहीं आ रहा। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल और फिर सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पे आपके देखिए सब आपको कितने प्रकार के मिल सकते हैं। यहाँ से एक चीज और रखिएगा कि याद रखिएगा कि जो लिगेंड का नामकरण हम करेंगे, मान लीजिए ढेर सारे, इसमें से कई सारे लिगेंड एक ही कंपाउंड में आ जाए, तो उनको हम वर्णमाला के अनुसार रखेंगे। वर्णमाला के अनुसार इनका जो भी नामकरण किया जाएगा वर्णमाला के अनुसार। अब भाई वर्णमाला के अनुसार, जैसे आप बोर्ड का एग्जाम देने जाएंगे तो रोल नंबर भी मिलता है कि ए वालों का थोड़ा फर्स्ट में रहेगा, वैसे ही मान लीजिए आपका नाम ए से है, एस से है, जिससे भी है, तो आपको उस क्लास में ए नाम वाले ही मिलेंगे। फिर जब ए नाम वाले खत्म हो जाएंगे तो फिर उसके बाद बी वाला रखा जाएगा। तो सेम यही वर्ड वाला यहाँ भी होगा, जो ए से शुरू होगा सबसे पहले उसे बैठा जाएगा, जो बी से है फिर उसे, जो सी से है फिर उसे। तो ये सारे कुछ नियम होते हैं।
और हमें यहाँ से नियम तो ये है कि हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, नियम अपने आप क्लियर होता चला जाएगा। तो आपको यहाँ से 3 प्रकार के कंपाउंड मिल सकते हैं। देखिए मेनली तो हम देखें तो 2 या हम 3 ही ले लेते हैं। ये हो गया हमारे पास FeCN6। अब ये एक प्रकार का कंपाउंड हो गया। दूसरा हम कंपाउंड ले लेते हैं CuNH3 का 4 प्लस लास्ट में हम सल्फेट लिख लेते हैं। भाई अब ये सल्फेट आपका छूट गया हुआ है, तो अब पता है ना SO4 को हम सल्फेट बोलते हैं। वित्तीय केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं तो ये पता ही होगा भाई। अब इस फिर उसके बाद हम लिख लेते हैं COCl CnNO2NH3। इतने सारे आ गए हमारे पास नाम। अब इन 3 को आपने देख लेना, फिर आपका IPSC का जो फोबिया है ना वो बिल्कुल भी दूर भाग जाएगा। फोबिया क्या, आप उसमें विजय पा सकते हैं भाई, डर को डरा सकते हैं। अब यहाँ से मान लीजिए आपका ये जो नामकरण का डर है, अब ये आपसे खुद डरने वाला है। अब जितना भी बढ़ा जाऊँ भाई, इसको तो सारा नियम पता है, ये तो मेरा पूरा ऑपरेशन करके ही छोड़ेगा। तो यही है प्रैक्टिस का। तो सबसे पहले देखिए आपके पास ये कंपाउंड है और आपको दिख रहा है कि यहाँ पे पोटेशियम मेटल्स यूज की गई है, और पोटेशियम हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। तो भाई नियमानुसार जब हम चल रहे हैं, तो जब हम सूत्र देख रहे हैं तो हमें सबसे पहले इन्हीं का नामकरण करना है, और इसमें आपको कुछ भी नहीं लिखना है। अब मान लीजिए यहाँ पे 4, 3 जो भी आ जाए, यहाँ से आपको ध्यान ही नहीं देना है। सॉरी, यहाँ पे हम साइन एंटर करेंगे तो यहाँ पे 4 होगा, तो आपको इस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है कि ये 4 है कि 4 है। बस इसका जो नाम है उसको लिख दीजिए। आपको यहाँ पे बस सिंपली लिख देना है पोटेशियम, लिख दिया। अब ये पोटेशियम थोड़ा सा आने से, अब मान लीजिए जिसको तो हम सिंपल लिख लिए, लेकिन जब ये आता है तो कुछ तो यहाँ से तहलका मचाएगा जरूर। अब हमने पोटेशियम को लिख लिया। फिर हमारे पास नियम है कि हम लिगेंड का नामकरण करें। अब हम घुसते हैं भाई इनके अंदर। अब इनके अंदर आते हैं ये जो लोग आपस में जुड़े हुए हैं, अब इनका नामकरण करते हैं। तो सबसे पहले हमें नामकरण किसका करना है, लिगेंड का। अब यहाँ पे आपको जितने लिगेंड है उसकी संख्या भी लिखनी होगी। तो 6 को हम क्या बोलते हैं, हेक्सा। ये तो आपको पता होगा क्योंकि हमने जब यहाँ पे इससे ऑर्गेनिक वाला भी नामकरण है तो वहाँ पे हमने सारी जो काउंटिंग होती है वो बताया था कि 1 को हम बोलते हैं मेथ, 2 को एथ, 3 को प्रो, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा। तो ये बोला जाता है एथ, मेथ, प्रो, ब्यूट, हेक्स, नोनापेक्ट, ये हमारी गिनती होती है। तो 6 को हमने लिख लिया कि भाई 6 है तो हेक्सा लिख लिया। अब यहाँ पे Cn है और निगेटिव है और ऊपर से ये ब्रैकेट के अंदर है, तो आपको यहाँ से लगाना होगा लास्ट में O। तो आप यहाँ पे लगा देंगे साइनो। ये साइनाइड था तो यहाँ पे इसको लिखेंगे आप हेक्सासाइनो। अब देखिए जब भी आपके पास ये कंपाउंड है और इसके बाहर धनात्मक आयन है, तो आप ये जो फेरस है इसको फेरस नहीं लिख सकते, आपको इसे फेरेट लिखना होगा। आपको यहाँ पे क्या लिखेंगे, फेरेट। हो गया ये। अब भाई इसकी संयोजकता लिखनी है, तो अब यहाँ से आप संयोजकता निकाल भी सकते हैं और आपको ऐसे पता भी। अगर मान लीजिए आपको नहीं पता है कि कितनी है, तो ये पूरे कंपाउंड को आप लीजिए, पोटेशियम की पता है, साइनाइड की पता है, लेकिन Fe की नहीं पता है, तो आप Fe को मान लीजिए X और सबको ऐड करते चले जाइए। क्लोरीन पोटेशियम की कितनी होती है, +1 होती है, लेकिन ये है यहाँ पे 4, तो हम लिखेंगे +1 × 4। ये हो गया हमारे पास। साइनाइड पे देखिए -1 चार्ज होता है पूरे पे, तो हम यहाँ से लिख लेंगे +-1 × 6। अब इस पे कोई चार्ज नहीं है तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, 0। अब ये x +4 - 6 = 0, तो x बराबर हो जाएगा -2 = 0 और x बराबर 2। यानी जो फेरेट यहाँ पे है वो 2 ऑक्सीकरण अवस्था में है। तो ये हो गया आपके पास पूरा का पूरा नामकरण। तो पहला जो स्टेप था इस तरीके से किया जाएगा। अब मान लीजिए इसके नियम लिखने हैं तो आप लिख सकते हैं कि
जब भी संकुल में धनात्मक आयन धातु हो तो केंद्रीय धातु, आप यहाँ से धातु छोड़ते हैं कि धनात्मक आयन हो तो केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के अंत में 8 जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? 8 जोड़ते हैं। ये आपके पास याद रहना चाहिए एक नियम, ये है सेंट्रल मेटल एटम्स का लिखने का। जैसे आप केंद्रीय धातु परमाणु का नामकरण कर रहे हैं तो जब भी संकुल यौगिक में धनात्मक आयन है इसके बाहर, तो आप जब भी नामकरण करेंगे तो जो भी केंद्रीय धातु का नाम होगा उसके लास्ट में आप क्या जोड़ देंगे? 8 जोड़ देंगे और उसके बाद उसकी जो भी संयोजकता है वो लिख देंगे। ये याद रखिए कि जब भी केवल यहाँ पे पोटेशियम आ गया, सोडियम आ गया, ऐसे कुछ धनात्मक वाले धातुएं आ जाती हैं तभी आपको ऐसा करना है कि केंद्रीय धातु के परमाणु में 8 जोड़ देना है। तो ये था हमारा फर्स्ट कंपाउंड जिसका नामकरण किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया हो और कोई भी आए तो आप कर लेंगे। अब हम देखते हैं दूसरा नियम क्या कहता है। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब इसको हम मिटाते हैं। अब दूसरे का नाम स्टार्ट करते हैं। अब दूसरा कंपाउंड आपको इस तरीके से मिल रहा है। अब जब भी आप इसको ब्रेक करेंगे ना तो जो हमारा सल्फेट होता है वैसे हमें पता होता है कि इस पे कितने चार्ज होते हैं? -2 चार्ज होते हैं। अब इसको हम सल्फेट बोलते हैं। तो अब हम नामकरण करने जाएंगे तो भाई हमें यहाँ पे तो कोई धनात्मक आयन मिला नहीं, तो जब नहीं मिला तो हमें उन्हें लिखने की जरूरत ही क्या है। अब भाई जब किसी फैमिली में से कोई चला जाता है तो फिर उसका नामकरण फैमिली लिस्ट में से हटा दिया जाता है। तो सेम ऐसे यहाँ भी है। अब यहाँ पे ये है ही नहीं तो हम इसका फैमिली लिस्ट में नामकरण ही क्यों करेंगे। तो अब हम यहाँ पे जो बचा है उन्हीं का तो नामकरण करेंगे। तो अब हम जब धनायन वाला नहीं मिला है तो सब पे किस पे चले आए? लिगेंड पे चले आए। और लिगेंड में भी जो सबसे पहले हमारे इसके अंदर है उसी को हम लिखेंगे। तो अंदर हमारे है अमोनिया और अमोनिया को हम लिखते हैं एमीन। और एमीन में भी जब ये कोऑर्डिनेशन स्पेस के अंदर है तो हम क्या जोड़ देते हैं? इमीडो, एमाइन, जो भी हो यहाँ से हम जोड़ देंगे। उदासीन है ना तो यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं जोड़ना है क्योंकि ये निगेटिव नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 को लिखेंगे टेट्रा। टेट्रा। एमीन को हम लिखेंगे एमीन। अब यहाँ पे और कोई तो लिगेंड है नहीं तो हमें सिंपल अब आ जाना है इस धातु सेंट्रल मेटल एटम्स पे। और सेंट्रल मेटल एटम्स पे अब याद रखिएगा जब यहाँ पे कोई धनात्मक नहीं है तो इसका जो नाम है उसको हम वैसे ही रख देते हैं। तो आप यहाँ पे सिंपली रख सकते हैं कॉपर। और यहाँ पे कॉपर की संयोजकता आएगी +2 जिसे हम लिख देंगे ब्रैकेट में। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे सिंपली सल्फेट। और देखिए निगेटिव वाला जो आयन बाहर रहता है ना, जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि जब भी निगेटिव होता है तो उसमें हम सल्फेटो लिखना चाहिए था, लेकिन सल्फेटो हम तब लिखेंगे जब वो लिगेंड इस कोऑर्डिनेशन स्पेस के अंदर हो। जब वो बाहर है तो सिंपली जो नाम उसका होता है, क्लोरीन है तो क्लोराइड लिख देंगे, फ्लोरीन है तो फ्लोराइड लिख देंगे, सल्फेट है तो जनरली उसे हम सल्फेट रख देंगे। तो ये था आपके पास दूसरा नियम लिखने का। अब भाई हम तीसरे नियम पे आते हैं कि हमें एक कंपाउंड दे दिया गया और इसी में घिसे पिटे सभी लिगेंड्स आ गए। अब भाई इसमें प्रकार के जो भी हो अनेक अनेक जातियों के लोग आ गए हैं। अब हमें करना है इनका नामकरण। तो पहले तो हम देख के इसको डर जाएंगे। आप जब पहले देखते अभी नहीं पढ़े हैं तो कहेंगे यार इतना इसका नाम कैसे करें, लेकिन जैसे ही आप पढ़ लेंगे तो आपको कहेंगे अरे ये बड़े बन के आ रहे हैं हमको, तो हम तो इसे यूं कर लेंगे। तो आप आएंगे कहेंगे हम इसे करते हैं। तो आप सबसे पहले ढूंढेंगे भाई अपना अपना नाम बताओ, हम रखें उसके अनुसार पे। तो हम इसका देखेंगे एमीन।
और ये है हमारे पास नाइट्रो साइनाइड और ये है हमारे पास क्लोरीन। तो आप याद रखिए, एमीन शुरू हुआ ए से, नाइट्रो शुरू हुआ एन से, साइनाइड शुरू हुआ सी से और क्लोरीन भी हमारा शुरू हुआ किससे, सी से। क्लोरीन को हम किससे लिखते हैं, सी से ही लिखते हैं, शाइनो साइनाइड। ये हो गया अब साइनाइड। अब देखिए ये CH है और ये CY है। जैसे हम देखते हैं ना, यहाँ से अब हम C जैसे दो दो मिल गया, अब ये भी C से ये भी C से, तब हम किसे रखें, तो आप दूसरा लेटर मिला लीजिए। तो यहाँ पे H है और यहाँ पे Y है, तो भाई हमें सबसे पहले इसे रखना होगा। जैसे आपका बोर्ड में आता है रोल नंबर ना सेम, वैसे ही आपको IPSC नामकरण करना है भाई। जैसे मान लीजिए आपका नाम ए से है और किसी का और भी ए से है, तो अब मान लीजिए ए, तो फिर उसके बाद दूसरा लेटर मिलाया जाता है कि ए के बाद क्या है। तो अगर आपके नाम के ए के बाद एन है और आपके फ्रेंड के भी नाम में ए के बाद मान लीजिए एम आ गया, तो वो आपके पीछे होने की संभावना हो सकती है। अब आगे तो नहीं होगा, वो पीछे ही होगा आपसे। तो सेम अब उसका भी नामकरण हम ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे 3 है, तो अब हम लिखने जाएंगे तो देखेंगे ये 3 है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे ट्राई एमीन, लिख लिया हमने ट्राई एमीन। अब हम किस पे आ जाएंगे, सी, ये CH ये CY, तो हम CH वाले को लिखेंगे ट्राई एमीन क्लोरिडो। अब देखिए ये ट्राई एमीन, एमीन न्यूट्रल था तो इसको तो हम एमीन जनरली लिख दिए, लेकिन क्लोरीन क्या होता है, निगेटिव होता है। तो अब हम क्लोरीन को क्लोरीन नहीं लिख सकते क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर है, तब हम इसे लिखेंगे क्लोरिडो। तो हमने क्लोरिडो लिख लिया। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, साइनो क्लोरिडो साइनो। फिर इसके बाद यहीं पे हम लिखेंगे नाइट्रेटो। देखिए NO2 रहेगा तो उसे नाइट्रो बोलते हैं, तो हम यहाँ पे नाइट्रेटो करेंगे। और जब भी ये ONN के रहेगा तो हम उसे नाइट्राइडो कहते हैं। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये दोनों फार्मूले तो सेम है, लेकिन यहाँ पे ये कुछ थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और ये डिफरेंस हम अभी पढ़ेंगे ना, लिगेंड की दंतुरता, फिर वहां से हम देख लेते हैं। दंतुरता IPSC में काम आती नहीं है, लेकिन हम देख लेंगे कि दंतुरता हम किसे कहते हैं। अब यहाँ से नाइट्रेटो हो गया। अब जनरली हम कोबाल्ट का नामकरण कर लेते हैं। अब कोबाल्ट को हम यहाँ से, कोई धनायन वाला है नहीं, तो सिंपली हम क्या लिख देंगे, कोबाल्ट। अब आएगी बारी, अब इसकी संयोजकता बताओ भाई, संयोजकता कितनी है, यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है। कोऑर्डिनेशन नंबर तो हम आसानी से बता सकते कि भाई 3, 1, 4, 3 और 3, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। लेकिन आपको द्वितीयक संयोजकता तो लिखनी नहीं है, आपको लिखनी है यहाँ पे प्राथमिक संयोजकता। तो प्राथमिक संयोजकता निकालने के लिए आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ से क्लोरीन भी -1, आपको -1 प्लस -1 प्लस -1 और यहाँ पे x प्लस इक्वल टू 0। अमोनिया तो वैसे ही 0 होता है, तो यहाँ x बराबर -3 इक्वल टू 0, x बराबर आपके पास आ जाएगा +3। तो यानी यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ब्रैकेट में रोमन अंकों में आपकी सारी संयोजकता लिखनी होती है, तो रोमन अंकों में आप लिख देंगे 3। देखिए ये हमने कैसे किया, क्योंकि हमें पता है क्लोरीन पे कितने चार्ज होते हैं, -1, साइनाइड पे -1 और NO2 पे -1, तो माइनस माइनस तीनों को जोड़ेंगे तो -3 हो जाएगा, और जब हम इसको उधर भेजेंगे तो वो +3 में आ जाएगा। तो ये सिंपल ही होता है हमारी ऑक्सीकरण संख्या या संयोजकता निकालने का तरीका। तो अब इन तीनों को आपने समझ लिया, इन तीनों को समझ लिया, इसी प्रकार के आपको कंपाउंड सामने आते चले जाएंगे। यही है, ऐसा मिल सकता है तो आपको ऐसे लिखना होगा, इस तरीके से मिल सकता है तो ऐसे लिख सकते हैं, और इस तरीके का मिल सकता है तो इस तरीके से लिख सकते हैं। हमने अल्फाबेट के अनुसार भी देख लिया कि हमने अल्फाबेट की तरह से इसको सजा के रख लिया। अब जब ये आयरन बाहर था तो हमने देख लिया कि हमें क्या करना है, जो भी हमारा सेंट्रल एटम्स होगा उसमें हमें 8 जोड़ देना है, और जब वो बाहर कुछ भी नहीं है तो हमें जो भी सेंट्रल मेटल एटम्स है उसका सामान्य नाम जो होता है उसको वैसे ही लिख देना है। और ये तीसरा है कि अगर कोई भी निगेटिव आयन कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर है तब हम उसमें कोई भी सफिक्स नहीं जोड़ेंगे, उसका जो भी नाम होता है उसको एज इट इज, जैसे क्लोरीन है तो क्लोराइडो, फ्लोरीन है तो
फ्लोराइड हो, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड सब जो भी है हम उसको रख देंगे, सल्फेट है तो सल्फेट रख देंगे। अगर यही इसके अंदर रहता, जैसे यहाँ पे क्लोरीन अंदर था तो हमने क्लोरिडो किया, साइनाइड अंदर था तो हमने शाइनो कर दिया, नाइट्रेटो अंदर था तो हमने इसे नाइट्रेटो कर दिया, यानी ओ जोड़ दिया। तो यही रूल्स बस आप याद रखिए और कोई भी आईपीएससी नामकरण आप कर सकते हैं। तो ये था हमारा आईपीएससी नामकरण करने का पूरा नियम। तो आई होप आप लोग को समझ में आया हो, और अगर आप नियम एक बार समझ लिए हैं तो अगर आपको प्रैक्टिस और भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम और भी नाम का प्रैक्टिस कर लेंगे। तो थैंक यू। अब इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे छोटे भाई बहन, आप अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो अगेन थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय।